अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। आज हम बात करेंगे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मौत का सबब बनने वाली बीमारी हार्ट डिज़ीज़ के बारे में, उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसन और उसकी अलामात वजूहात। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। WHO की नित नई तहकीक होती है। उस तहकीक में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट बीमारी है उसका नाम इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ है। अकेली यही बीमारी दुनिया में 23.5% से ज़्यादा मौत का सबब बनने वाली बीमारियों में से है। 2015-2016 में जो रिसर्च की गई थी उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन तक लोग जो थे वो इस बीमारी का शिकार होते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये अकेला 2017, 2016, 2015 के जो अदाद-ओ-शुमार थे WHO के, ये उसके मुताबिक तहकीक की गई है। लेकिन अब जो 2019 में तहकीक की गई है उसके मुताबिक इस बीमारी की वजह से दुनिया में ऑलमोस्ट 8.9 मिलियन तक डेथ्स हो चुकी हुई हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। दिल की किसी वेसल में या वैसे कोई हार्ट से मुताल्लिक वॉल्व के अंदर या उसकी आर्टरीज से रिलेटेड कोई भी मसला आ जाए तो इस बीमारी के होने का ख़दशा होता है। तो चलिए जानते हैं हम कि ये बीमारी होती क्यों है और इससे रिलेटेड कितनी बीमारियां हैं जो एक नॉर्मल इंसान में पैदा हो सकती हैं। तो सबसे जो पहली बीमारी हार्ट से रिलेटेड है वो एरेथमिया है। एरेथमिया के अंदर जो इंसान का हार्ट है उसकी जो बीटिंग प्रोसेस होता है, जो लब डब की आवाज़ होती है, वो मतलब कि ठीक से नहीं हो पाती, या जो नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट रेट होता है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये पहली बीमारी है। इसके बाद अगर हम देखें एंजाइना पिक्टोरस, ये भी ख़तरनाक बीमारी है। इसमें भी हार्ट जो है उसके अंदर किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो जाए तो इस बीमारी के लगने का ख़तरा होता है। इसके बाद है कोरोनरी आर्टरीज़ डिस्ट्रक्शन। जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो इससे भी हमारा हार्ट जो है वो ठीक से खून को पंप नहीं कर पाता और डिज़ीज़ लगने का ख़दशा होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सिस्टोल, ये भी एक बीमारी है। टैकीकार्डिया, ये भी एक बीमारी है जो हार्ट से रिलेटेड होती है। इसी तरह हमारी बॉडी में कोरोनरी इंसफिशेंसी हो जाती है, ये भी एक बीमारी है। इसी तरह कोरोनरी सैक्रोलोसिस हो जाता है, ये भी हार्ट से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है। गैस्ट्रोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, गैस्ट्रोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, या बाज़ औक़ात गैस्ट्रोकार्डियल सिंड्रोम हो जाता है, ये भी हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी है। इसी तरह डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ मायोकार्डियम, ये भी हार्ट से रिलेटेड एक डिज़ीज़ है। इसी के साथ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी हार्ट से रिलेटेड ही एक बीमारी है। इसमें हार्ट जो है वो ठीक से खून नहीं पंप कर पाता जिसकी वजह से अटैक होने का ख़दशा हो जाता है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो ठीक से नालियों में पंप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी लगने का ख़दशा होता है। इसी के साथ मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस में जो इन्फ्लामेशन है वो हो जाती है। एक होता है एंडोकार्डाइटिस, इसमें भी इन्फ्लामेशन ही होती है, हार्ट का कुछ लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं, हार्ट के कुछ खुलियात, हार्ट के कुछ सेल्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह मायोकार्डिया रियूमाटिज़म, ये भी हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी है। उसके बाद स्टेनोकार्डिया, ये भी हार्ट की एक डिज़ीज़ है। और दीगर कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, जो हमें हार्ट के जो अक्सर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनमें ये बीमारियां जन्म लेने का ख़दशा होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये बीमारियां होती क्यों हैं, इनकी बुनियादी वजह क्या है। तो इनकी सबसे पहली और बुनियादी वजह जो है वो एज है, उम्र। ग्रेटर दैन 55 जो हैं लोग, उनमें इन बीमारियों के होने के ख़दशात नॉर्मल इंसानों में जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जो दूसरी इसकी बड़ी वजह है
वो है सिगरेट नोशी यानी स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी हार्ट डिजीज़ होने का ख़दशा होता है। वैसे तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और लंबा कर सकता हूँ, जितना चाहे मैं इस पे कुछ और भी बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं कुछ बीमारियों को हज़फ भी कर रहा हूँ और कुछ बीमारियों से मुताल्लिक़ जो अलामात हैं उनको भी, ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो कोशिश करें वीडियो को मुकम्मल देखें और हार्ट से मुताल्लिक़ जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो उसके बाद सिगरेट नोशी के बाद जो अगला स्टेप आता है वो आम इंसानों में ओबेसिटी यानी मोटापा है। यानी जो ऐसे लोग जो ज़्यादा ओवरवेटेड हो चुके हुए हैं या जिनकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स जो हैं या दूसरे फैटी लिवर हो चुका है या मैदे से मुताल्लिक़ कोई डिज़ीज़ है या उनका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं करता, उनको भी इस बीमारी के होने के चांसेस होते हैं। इन बीमारियों के जो हमने डिस्कस किए हैं, ज़्यादातर ये बीमारी आदमियों में होती है, यानी मेन के अंदर इस बीमारी को ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है। इसी तरह और भी इसकी वजूहात हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर होना, बाज़-औक़ात लेप्रोस्कोपिक लोग करवा देते हैं, पित्ता उसमें पथरी की वजह से पित्ते को रिमूव करवा देते हैं, तो वो भी इसकी बड़ी वजह है। जो हार्ट होता है उसका लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। लेप्रो असल में पित्ते का काम यही होता है कि उसने खून को साफ़ करना होता है, तो अगर ब्लड ठीक से प्यूरीफाई या उसके अंदर से जहरीले मादे जो हैं बाइल सुफरा की वजह से, जिनको सुफरा ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्यूरीफाई करना होता है, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जो हार्ट को जाके नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ है तो उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा है। इसी तरह अगर खून के बहाव के अंदर रुकावट आ चुकी है या ब्लड क्लॉट हो चुका है या हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो चुका है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो चुका है, तो उससे भी इस बीमारी के होने का ख़दशा है। इसके अलावा दिल पर असर करने वाली जो अद्वियात होती हैं जिनका लोग ओवर यूज़ करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता, डायग्नोज़ेशन के बग़ैर ही लोग हार्ट की जो अद्वियात होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों में हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो लगने का ख़दशा होता है। इसी तरह अगर हम देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का और खून के इन्फेक्शन का अलावा सिगरेट नोशी, उम्र का तकाज़ा और आर्टरीज़ का तंग हो जाना, ये वजूहात देखी गई हैं। तो ये थी उसकी बुनियादी वजूहात। अलबत्ता ये उम्र के साथ साथ और एक जो मौरूसी तौर पर या फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो मे भी चांसेस होते हैं कि उसकी फैमिली में भी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो जाए। अब हम जानते हैं इसकी अलामात। इसकी अलामात में सबसे पहली अलामत तो ये है कि इंसान ख़ुद को थका हुआ महसूस करता है। डेफ़िनेटली जो हार्ट होता है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाना होता है। जब हमारे दूसरे पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता तो हमें बुनियादी तौर पर जिस्म में थकावट महसूस होने लग जाती है। हमें यूँ महसूस होता है जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा इसका मेन हमें अलामत शो होती है वो पट्ठों के अंदर खिंचाव, जो हार्ट के मसल्स होते हैं उन हार्ट के मसल्स के अंदर हमें खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे हार्ट की तरफ पेन हो रहा। और याद रखें जब ये पेन महसूस होता है ये बॉडी के किसी पार्ट में भी महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को ये नेक के एरिया में, गर्दन के एरिया में भी फील हो सकता है। कुछ लोगों को यही जो है यहाँ पर हार्ट जो है, इस हार्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे पीछे भी ये पेन सेम महसूस होता है। कुछ लोगों को अक्सर देखा गया है कि टांग में पेन होता है, कुछ लोगों को लेफ़्ट साइडेड पेन हो सकता है, कुछ लोगों को राइट साइडेड पेन हो सकता है। तो अगर हम इसकी वैसे अगर हम फिज़िकली तौर पर देखें तो एक पौधा है, तो जब वो पौधा अपने मुख्तलिफ़ पार्ट्स को पानी नहीं दे पाता तो वहाँ पर सूखापन आ जाता है, यानी उसके पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं। सेम यही सिचुएशन है जब हार्ट किसी बॉडी के पार्ट को खून नहीं दे पाता जो ऑक्सीजनेटेड होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेंटेन रखती है। हेमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जिसने हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करना होता है और मिक्स करके वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। तो
ज़ाहिरी बात है अगर ऑक्सीजन रिच खून हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो हम वर्किंग कर पाएंगे, क्यों क्योंकि बुनियादी तौर पर हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। तो अगर ये ऑक्सीजन रिच खून हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, हमें थकावट महसूस होती है, खलियां पड़ जाती हैं। इसके अलावा जो इसकी मेन अलामात हैं वो इंसान के हार्ट की वर्किंग ठीक से नहीं कर पाना, और हार्ट जो है वो डे बाय डे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो ब्लड को नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ करने से कासिर हो जाता है। बाज़ औक़ात सर में भी पेन होता है, क्योंकि दिमाग तक वो जो ब्लड है वो नहीं सप्लाई होती, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हेडेक या कोई और मसाइल भी हो सकते हैं। तो ये थी उसकी अलामात। अलामात के बाद अलामात में सांस की तंगी भी हो सकती है। फैटी लीवर की वजह से इंसान का मैदा भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इंसान का लीवर प्रॉब्लम जो है वो भी उसे हो सकता है। तो ये सारी अलामात जो हैं वो होती हैं जब इंसान को हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। बाज़ औक़ात लोगों में मैदे का पेन होता है लेकिन उन्हें महसूस होता है ये हार्ट पेन है। असल में पेन को ही लेकर ये हार्ट जो है वो वर्किंग या हार्ट की किसी किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होती। और भी मसाइल होते हैं, और भी वजूहात हो सकती हैं आपको पेन होने की। मसल पेन हो सकती है, लिवर का कोई कह लें कि लिवर के हिस्सों का बड़ा होना, लिवर के ऊपर चर्बी आ जाना, या मैदे की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पैदा हो सकती है। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। हार्ट के प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आप सबसे पहले उसका ठीक से डायग्नोस करवाएं कि आपको वाकई हार्ट का मसला है। इसके लिए टेस्ट्स हैं, वो आप टेस्ट करवाएं। अगर नज़र आती हैं तो वाकई आपको हार्ट का मसला है। तो अब जानते हैं हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो सबसे पहली जो मैं जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ वो है डाइकार्डिक गोल्डन ड्रॉप्स। ये जर्मनी के बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप इन्हें अच्छे से देख लें। ये जो ऊपर हमने बीमारियाँ डिस्कस की हैं ये उनके लिए बहुत ही अहम है। ये डाइकार्डिक गोल्डन ड्रॉप्स जो हैं टॉप 1 मेडिसिन है। इसके यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप 1/4 गुनगुने कप पानी में इसका यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन वो भी जर्मनी की है, R2 होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये बेसिकली हार्ट की एंजाइना पिक्टोरस हो गई, इसके अलावा कोरोनरी डिस्ट्रक्शन हो गई, या आप कह सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एंजाइना पिक्टोरस हो गया, या आप कंस्ट्रक्शन या एक्स्ट्रा सिस्टोल के लिए आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है वो R3 है। गैस्ट्रोकार्डियल सिंड्रोम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, मायोकार्डाइटिस के लिए इसे यूज़ करते हैं, एंडोकार्डाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, डिजेनरेटिव प्रोसेस ऑफ द मायोकार्डियम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, या पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर या आर्टरीज़ के अंदर जो कोई बिगाड़ वगैरह हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, या ब्लड का क्लॉट जो है वो जम गया है, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए इन तीनों मेडिसिन्स को एज ए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। R2 और R3 के 10 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा 1/4 गुनगुने कप पानी में आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बाकी एक मेडिसिन जो मैं हार्ट टॉनिक के तौर पर अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव तीनों मेडिसिन्स हैं, और हार्ट से मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनमें ये मेडिसिन क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हैं या एक्यूट हार्ट डिजीज़ हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट्स देती हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं अपने क्लिनिक में ज़ाती तौर पर यूज़ करता हूँ वो है क्रेटिगस। क्रेटिगस जो है ये क्यू में लेता हूँ, और इसके साथ क्रेटिगस के साथ में जो दूसरी मेडिसिन कैक्टस है उसे लेता हूँ, और कैक्टस के साथ जो तीसरी मेडिसिन है वो डिजिटैलिस है। इन तीनों मेडिसिन्स को मैं मिक्स करके एक डिब्बी में बंद करके अपने पेशेंट्स को देता हूँ, और उन्हें बहुत ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। तो ये मेडिसिन्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर आपके हार्ट को सेहतमंद रखती हैं और उसके पट्टों को मज़बूत करती हैं। मैं
इन तीनों मेडिसिन्स के 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा उन पेशेंट्स को लेने के लिए कहता हूँ जो हार्ट की डिज़ीज़ में मुब्तला हैं, क्रॉनिक में हैं या एक्यूट में हैं। लेकिन जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर R2, R3 और मेरी 3 मेडिसिन्स ये मैं दिन में 1 या 2 दफ़ा लेने के लिए कहता हूँ, जिनको ख़दशा है कि उनको हार्ट डिज़ीज़ हो ना जाए। और कार्डियक गोल्डन ड्रॉप्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, टॉप ऑफ द वन मैं उसी मेडिसिन को रखता हूँ। बाकी जो मेडिसिन्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जर्मन ड्रॉप्स दोनों बहुत अच्छे हैं, और जो मैं अपने क्लिनिक में ज़ाती तौर पर यूज़ कर रहा हूँ ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अल्लाह हाफ़िज़।